क्या है कि वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट, ऐसा लेखक मिलना बहुत कम है कि हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट, किसी भी आप मुद्दे को उठा लें, उन्होंने कभी गलत मुद्दे नहीं अपनी कहानी में, मुद्दे हमेशा जनता के उठाए, संघर्ष के, इसलिए उनको पॉलिटिकली करेक्ट लेखक, इतना बड़ा कोई लेखक नहीं जो इतना पॉलिटिकली करेक्ट, सबसे बड़ी बात की है। दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं हमारे विचार मंच पर वरिष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार, कवि प्रियदर्शन मालवीय जी। प्रियदर्शन मालवीय जी एक लंबे समय से लिख रहे हैं और इनकी कहानियां बहुत चर्चित रही हैं। इन्होंने सबसे पहले इनका एक कविता संग्रह आया था, सपना अपना अपना। फिर उसके बाद से इनके कहानी संग्रह जो हैं, तीन कहानी संग्रह इनके हैं, बंदर शिवाला के भूत, सुनिए घोड़ों की टाप और कैंटिकी चिकन का स्वाद। और इनके दो उपन्यास आ चुके हैं, घर का आखिरी कमरा और पतंगे। ये तो मैं मालवीय साहब के बारे में जितना जानता हूं उतना मैंने बता दिया। अब हम लोग मालवीय साहब से बातचीत करेंगे और उनसे और डिटेल में जानेंगे। मालवीय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि पहले आपने कविताएं लिखना शुरू किया, फिर आप कहानियों की तरफ चले गए, जबकि कविता लिखना आसान होता है, कहानी लिखना मुश्किल होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी आसान रास्ता ही चुने। ऐसा था कि कविता संग्रह मेरा एक आया, उसके बाद मैंने एक कहानी लिखी, 7 हिंदुस्तानी 1 पाकिस्तानी। तो उस कहानी को इतना पसंद किया गया कि वो परिचय पत्रिका में छपी थी और उसको हमारे मित्र उस समय थे वीरेंद्र डंगवाल, उन्होंने खुद ले करके अमर उजाला में छापा। वो उस वक्त अमर उजाला के संपादक थे। तो उसके बाद छापने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि पार्टनर, हमारी ये राय है कि आपका गद्य अच्छा, आप गद्य की में जाइए तो आपको ज़्यादा वो है, आपको शायद गद्य में आप ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं। ये उनकी राय थी। तो फिर खैर हमने फिर उनकी राय मानी, फिर कहानी और भी लिखी और कहानी पसंद की गई। कविता का उस तरह से कोई नोटिस नहीं लिया गया, तो मुझे लगा कि मेरी जो स्वाभाविक विधा जो है वो कहानी ही है। और फिर कविता मैं लिखता रहता हूँ लेकिन छपवाता नहीं हूँ। लिखता तो अभी भी हूँ कविताएँ, एक संग्रह भर की कविताएं वहाँ पर रखी भी हुई है, लेकिन ये कि वो उसको छपाता नहीं ज़्यादा। अब देखा जाएगा कभी कविता छूटती नहीं आदमी से, लेकिन ये है कि फिलहाल मैं कहानी पे ही, गद्य को ही मैंने अपना तो गद्य में आप रम गए एक तरह से। हाँ, और गद्य के लिए कहा भी गया है डॉक्टर साहब की गद्यम कविनाम निक्सम वदंती। गद्य जो है निकस होता है, गद्य जो होता है वो निकस होता है। तो वो एक भी एक वो था कि ये आप प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, आपकी व्यस्तता बहुत रही है प्रशासनिक सेवाओं में। जी जी जी। और प्रशासनिक सेवा की एक सबसे जो नेगेटिव पहलू होता है कि आदमी लंबे समय तक एक जगह नहीं रुकता है, वो उसका तबादला होता रहता है। जी जी जी। तो अनुभव के हिसाब से तो चलिए ठीक है कि जगह जगह का अनुभव मिलता रहता है, लेकिन जो लोग लेखन कार्य में लगे होते हैं उनके साथ काफी परेशानी होती है, क्योंकि लेखन के लिए जो स्थिरता चाहिए, जो मानसिक स्थिरता चाहिए, वो कई बार बाधित होती है। आप इस पर आपका अपना अनुभव क्या रहा है? असल बात देखिए ऐसा है कि डॉक्टर साहब ट्रांसफर होता है लगातार, ये तो खैर सही बात है, ट्रांसफर हुए भी हमारे बहुत, लेकिन हमने उस पीरियड में लिखा जबकि हमारे सर्विस उसमें स्थायित्व रहा। जैसे कि मेरठ से हमने लिखना शुरू किया, तो मेरठ में मुस्तकिल 3 साल रहा, उसमें कोई हमें डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो लिखना कम हुआ,
लेकिन फिर हम बरेली जब आ गए तो बरेली में मैं लगातार 13 साल रहा। तो संयोग ऐसा बना कि उनको वहाँ एक नया पद आ गया और वो पद हमको ऑफर कर दिया गया, तो हम 6-7 साल उसमें और रह गए। तो इस तरह से स्थायी तो हमको ये 2 जगह मिल गया, मतलब कम से कम ये बरेली वाला जो 10-11-12 साल का हमको स्थायित्व मिल गया, उससे हमारी रचनात्मकता को बड़ा लाभ हुआ, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस वाली जो बात है वो उस बीच नहीं हुई और हम लगातार लिखते रहे। और हमारी मतलब सबसे ज़्यादा हमने उसी दौर में लिखा। ये अच्छा। तो संयोग था ये, मतलब एक प्रशासकीय उसमें हमारे ऊपर एक बहुत कृपा भी थी कि प्रशासन की कि हमको मिल गया एक पद और इसमें कि हमको स्थायित्व मिल गया। आपने उपन्यास भी लिखे हैं, 2 उपन्यास आपके आए हुए हैं। उपन्यास लिखना तो एक बड़ा कठिन काम है, क्योंकि उसके लिए लंबे समय तक मानसिक तैयारी और लंबे समय तक उस कथ्य में डूबे रहना और फिर बाकी सारे काम करना, तो ये एक मुश्किल काम होता है, खास करके नौकरी पेशा वालों के लिए। ऐसा है डॉक्टर साहब, ये उपन्यास हमारा पहला उपन्यास है, घर का आखिरी कमरा। मूलतः हमने इसको कहानी के रूप में शुरू किया था और हमें लगा कि हम जो बात कह रहे हैं हो ही नहीं पा रही है, और बात हमें कहना और बात कहना, तो करते 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 ये 6-7 साल में लिखा भी गया था उपन्यास। ये बात आप सही कह रहे हैं कि उपन्यास लिखने में बहुत जो है तो समय लगता है, और बड़ा एक तो सबसे बड़ी बात है कि तारतम्य को बनाए रखना, क्योंकि कहानियों का कई कहानियों का एक समूह उपन्यास, तो कहाँ तक आपने खत्म किया, कहाँ से आपको शुरू करना है, ये एक रहता है, कठिन काम है, श्रम साध्य है, लेकिन अब वो किया गया, टाइम भी लगा, 5-6 साल लगा। अब जैसे कहानी आप जो है 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में लिख लेते हैं, उपन्यास में सालों लग जाता है, तो है श्रम साध्य तो है, तो करना पड़ता है, किया जाता है। और इसीलिए उपन्यास हमारे अभी 2 ही आए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि एक उपन्यास लिख भी लिया है, लिख रहे हैं, लेकिन उस उपन्यास इसलिए कम भी है। आप देखिए कहानी संग्रह 3 है, उपन्यास 2 ही है, तो कठिन तो है उपन्यास। तो आगे अभी आपकी योजना है एक वो उपन्यास? नहीं, उपन्यास तो आपने बताया कि आपका उपन्यास लगभग तैयार है। नहीं, एक उपन्यास तो हमारा लगभग तैयार है, और वह जो है बस उसको किसी से बात हो जाए तो उसको मतलब टाइप केवल होना बाकी है, और वो उपन्यास है 48/84। अच्छा, उसका शीर्षक आपने तय कर लिया है? यही 48/84 ही रखा है शीर्षक। अच्छा, वो उपन्यास जो है वो करीब करीब तैयार है, करीब करीब क्या तैयार है, ये उसको टाइप होना है, तो हमारी हैंडराइटिंग में तो पूरा है। और वो अच्छा, उपन्यास जहां तक मैं जानता हूँ आप जो है वो कागज पर हाथ से ही लिखते हैं, अभी कंप्यूटर का आपने अभ्यास नहीं किया? अभी हमारा अभ्यास जो है इस पे नहीं है, हम हाथ से ही लिखते हैं, ये तो है। और इसके पीछे कई कारण भी है, कुछ अपना तकनीक के प्रति थोड़ा आलस्य भाव भी है। तकनीकी के मामले में मैं वैसे भी बहुत थोड़ा पिछड़ा हुआ हूँ, बहुत नहीं हूँ, कुछ आलस्य भी है, कुछ एक ये कि अधलेटे होकर लिखने की आदत, ये भी एक है। वो इस आलस्य से निजात पाना चाहेंगे। नहीं, हाथ से लिखने के और भी कई फायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये भी आप सही करें, हाथ से लिखने के फायदा ये होता है कि आपका दिमाग भी काम करता रहता है। अब अभी फिलहाल हो सकता है कि बहुत लोग जो बहुत उसमें ट्यून्ड विद हो जाते होंगे टेक्नोलॉजी में, तो हो सकता है कि उनका दिमाग भी काम करता हो और हाथ भी। हम अगर अभी शुरुआत करेंगे तो हमारा दिमाग सारा उस पे रहेगा, टाइप पे,
ये नहीं नहीं, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो ये स्किल डेवलप करने में कि हमारा दिमाग भी काम करे, टाइप में ना रहे और ऑटोमेटिक हो जाए, वो करने में वो 6-7 महीना लगेगा। अब वो 6-7 महीना मतलब वो करना, वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाथ ही से लिख लो, और उसी थोड़ा आलस है और थोड़ा ये कहिए कि कामयाब होगी। नहीं, मेरा भी अपना अनुभव यही है कि मैं जो पहला ड्राफ्ट होता है वो तो मैं हाथ से लिखता हूँ। हाँ, तो बट वही बात है कि हाथ में एक तरह से पहला ड्राफ्ट क्योंकि हमारा हाथ में रहता है, उसके बाद तो क्योंकि टाइप करना, पहला ड्राफ्ट अगर कंप्यूटर से लिखेंगे तो विचार आगे भागते हैं और कीबोर्ड धीरे धीरे चलता है, तो वो हाँ, धीरे धीरे बात चलता है, बन सही नहीं पाती। बात नहीं बनता। वो आपका हाथ हैंड राइटिंग का जो माइंड से सेटअप होता है, वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो माइंड, वो आपके बॉडी का अंग है हाथ, और वो तो वो एक तरह से उसी के लय में काम करता है, उसी की गति में काम करता है। जहाँ आप जो है कंप्यूटर में आते हैं, मैकेनिकल हो जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मशीन भी आपके दिमाग से ट्यून्ड हो जाए, तो वो थोड़ा सा गैप बना रहता है, वो साधने में समय लगता है। ये हमारा सोचना है, बाकी अब हो सकता है कि नहीं, ये ठीक है, मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव। तो ये बताइए कि आप मूलतः तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, पढ़ाई वढ़ाई भी आपने इलाहाबाद से ही की है। जी जी। और इलाहाबाद जनरली जो है वो एकेडमिक सिटी कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है। जी जी। और आप जिस दौर में पढ़ रहे होंगे वहां पर उस दौर में छात्र संगठनों की बड़ी गतिविधियां रही होंगी उस समय। जी 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 जी। तो कुछ प्रभाव उनका भी पड़ा आपके ऊपर, आपके मतलब सोच में, विचार में? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, और जब मैं राजनीति की बात करता हूँ तो मैं खाने कमाने वाली राजनीति की बात नहीं, बल्कि देश की तरक्की के लिए जो राजनीति सोचती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो छात्र जीवन से ही मैं एक छात्र संगठन से जुड़ा भी रहा हूँ, और राजनीतिक गतिविधियों में भी मैं हिस्सा लेता रहा हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैं केवल पढ़ने वाला था, और इलाहाबाद के माहौल की खूबी भी थी, हम लोग नारा भी देते थे कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी, ये दोनों नारा थे कि पढ़ाई भी लड़ाई भी, हम पढ़ाई भी करेंगे और लड़ाई भी करेंगे। ये नारा उस समय था, बहुत प्रचलित था। पढ़ो लड़ाई के लिए, पढ़ो लड़ाई के लिए, लड़ो पढ़ाई के लिए। तो ये जो है उस समय हम लोगों का जो है, और एक उस समय जो माहौल ही दूसरा था। विश्वविद्यालय वगैरह जो है उस समय विश्वविद्यालय लगते भी थे, हविंग विद एक्टिविटीज, जिसको कहते हैं कि गतिविधियों से एकदम भरे रहते थे, और बाकायदा बहुत से कहीं डिबेट हो रहा है, कहीं पे संगीत का वो कंपटीशन हो रहा है, कहीं पे कोई कंपटीशन हो रहा है, मतलब वो कहीं कवि गोष्ठी हो रही, कहीं कहानी, तो ये सब चलता रहता था। और उसी के बीच में कहीं छात्र आंदोलन भी होता रहता था। तो उस समय सारी गतिविधियाँ एक साथ चलती रहती थी पैरेलल, और पढ़ाई भी होती रहती थी। तो वो समय दूसरा था। अब पता नहीं क्या स्थिति है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समय तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन वो दूसरा था कि समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो इलाहाबाद में बहुत होती थी, और उसके साथ जो है और एक्टिविटीज़ भी होती थी। तो वो दौर ही दूसरा था। वो था ना कि ब्लिस वाज दैट दान टू बी अलाइव एंड टू बी यंग वाज वेरी हेवन। तो वो तो वही बात थी हम लोगों के समय पे, हमको तो वही लगता है। अब जो भी स्थिति ये बताइए कि मैं आगे बातचीत को बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज की कहानियां जो लिखी जा रही हैं, अब तो देखिए, पहले तो एक दौर था कि पत्रिकाएं बहुत निकलती थी। व्यावसायिक पत्रिका तो मेरे ख्याल से एक थी उस दौर में जब हम लोग लिखना शुरू कर रहे थे या लिखने की उस पे थे, और बाकी सब लघु पत्रिकाएं थी। लघु पत्रिकाओं में लोग छपते थे, और लघु पत्रिकाओं में छपना सम्मानजनक माना जाता था। अब वो लघु पत्रिकाएं तो उस तरह से छपती नहीं है, और छपती भी है तो नियमित नहीं छपती है। मान लीजिए कोई अर्धवार्षिक छपती है, कोई 3 महीने पर छपती है, कोई
तो फिर भी कहानियां लोग लिख रहे हैं, तो आज की कहानियों को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि आज की कहानियां कहाँ खड़ी हैं? देखिए, कहानी जो विधा जो है वो काफी आगे बढ़ गई है, और इसमें जो है हर तरह के विचार आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहानी जो है, जो इसमें जो विचार पक्ष है, यह भी अपने तरह से प्रवेश कर रहा है, और जीवन की हर स्थितियों से कहानी जो है वो मुठभेड़ कर रही है। मेरे हिसाब से कहानी विधा जो है यह और भी खुल गई है, और इससे और आगे बढ़ी है। और इसमें अभी कहानी विधा वैसे भी बहुत संभावना होती है, और आगे भी बहुत संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य की विधा जो है ये कहानी ही होगी, क्योंकि जैसा कि कहा भी जाता है कि कहानी जो विधा होती है मूलतः यह धरातल की विधा है, और ये जमीन से जुड़ी हुई विधा है। तो इसलिए इसका भविष्य भी हमारे ख्याल से कहानी विधा का बहुत उज्जवल है, और कहीं से भी इसकी ये बात नहीं कि कहानी कहीं से पीछे रह गई है, कोई उसमें बाधा है। नहीं, अभी आपने कहा कहानी आगे बढ़ गई है, और कहानी आगे बढ़ने से इसका क्या मतलब है? मतलब जरा थोड़ा, मतलब हर चीजों से मुठभेड़ करे, जो समझ की जो हमारी चुनौतियां हैं उनसे कहानी मुठभेड़ कर रही है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे हमारे व्यवस्थागत हो, चाहे व्यक्ति के अपने दुख हो, कई तरह जो जितने भी, चाहे गांव की समस्या हो, हर इस पे कहानी अपने तरह से मुठभेड़ कर रही है, और सीधे एकदम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहानी विधा जो है उसकी जो कहानी, तो अगर कहानी की परंपरा देखें अगर, तो प्रेमचंद से लेकर के और मैंने यशपाल वगैरह और मान ली भीष्म साहनी है, तो इन लोगों ने भी तो अपने समय के साथ मुठभेड़ इनकी कहानियों ने की। तो आज फर्क क्या है? तो उन्होंने मुठभेड़ की तो उनकी कहानी आगे बढ़ी, हम मुठभेड़ करेंगे तो हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। मुठभेड़ मतलब मेन तो बात यही ना कि जब तक आप साहित्य जो है अपने समय से मुठभेड़ नहीं करेगा, अपने समय से वो नहीं करेगा, तब तक कैसे हुआ विधा होगी। तो ये कहना कि नहीं, ये मान लेना कि कहानी विधा में जो है गतिरोध आ गया है, तो ये या कहानी विधा खत्म हो रही है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, साफ बताऊंगा। क्योंकि कहानी विधा ये मतलब आप क्या कहें, यह कथन कौन लोग कह रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आप कह रहे हैं कहानी विधा खत्म हो रही है, ये इस पे ज्यादा माने लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी मेरे पास दो विशेषांक मैं लिए हुए था। एक जो है अभी बिल्कुल आया है दलित कहानियों का विशेषांक कथा देश का, जिसमें दलित कहानियां हैं। दूसरा विशेषांक था नया ज्ञानोदय का, इसके पहले आपने देखो कहानी विशेष, उसमें आप देखिए कि 6 कहानियां महिला लेखिकाओं की। अब दरअसल आप देखिए कि ये जो दोनों जो विशेषांक उसमें देखिए कि जो सवर्ण पुरुषवादी सोच के जो सवर्ण लेखक थे, उनका स्थान कहाँ है, और बाकी महिलाओं का और दलितों का स्थान कहाँ है, उनके लिए कितना स्पेस बचा। मतलब 2 विशेषांकों में लिए उनके लिए आधा ही हिस्सा बचा, और 1.5 हिस्सा निकल गया। तो अब जो है उनके हाथ से चीजें निकल रही है, इसलिए उनको लग रहा है कहानी विधा खत्म हो। ऐसा नहीं है, कहानी विधा नहीं खत्म हो रही, वो दूसरे हाथों में चली, जिन हाथों में चली गई है उन हाथों में अभी तक कहानी नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कहानी विधा ये आगे बढ़ेगी, और संभावना है। मतलब ये है कि जो वर्चस्वादी लेखक हुआ करते थे, अब उनके हाथ से कहानी निकल करके महिलाओं के पाले में और दलित लेखकों के पाले में पहुंच।
बस यही मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्चस्ववादी थे, जिनका अपना वर्चस्व था कहानी विधा पे, कहानी विधा उनके हाथ से निकल गई है और नए लोग उसको ले रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए एक ये है प्रचार किया जा रहा है कि कहानी विधा खत्म हो रही है। ऐसा नहीं, कहानी विधा बहुत आगे बढ़े। आप कथा देश का अंक उठा के देखिए और उसमें खासतौर से दो चार लेखों का आप देखिए, एकदम कहीं से भी आपको ये नहीं लगे कहानी विधा खत्म हो रही। किन किन समस्याओं पे, वो एक कहानी इस पे जो है जूते हैं, वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पे लिखी गई। कैसे मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है उसका प्रयोग करके वो कहानी लिखी गई जूते का। इस तरह के मतलब मुद्दों पे लिखे कहानियां लिखी जा रही हैं और जबरदस्त कहानी लिखी जा रही है। आप जो है देखिए कि ये जो नया ज्ञानोदय का जो कहानी विशेषांक, उनमें किस विषय को नहीं छुआ गया और महिलाओं द्वारा ऐसे जो प्रकृति के जो हमारा जो संकट है, पर्यावरण के संकट है, उन पे, स्त्रियों की समस्या पे, दलितों की समस्या पे, आज सारी समस्याओं से कहानी मुठभेड़ कर रही है। इसलिए कहानी विधा जो है, अब ये जरूर है कि एक नए लोग उसके कहानी में प्रवेश कर रहे हैं, नई शक्तियां आ रही कहानी में, वो कहानी को आगे बढ़ा रही है। ये कहानी का भविष्य हमारी दृष्टि से बहुत उज्ज्वल है। तो हमें ये बार बार नहीं कहना जी का कोई, और ये चल गया है कि फलानी चीज खत्म हो रही है, फलानी की मृत्यु हो गई, ये मृत्यु का ये जो उद्घोष जो है, ये इतिहास की मृत्यु हो गई है, वहाँ से उद्घोष जो शुरू होता है, तो वो रोज कोई ना कोई नया उद्घोष शुरू होता है कि फलानी चीज खत्म हो रही है, मर रही है। तो ये उद्घोष बंद होना चाहिए। कोई चीज खत्म नहीं हो रही है। मनुष्य ने जिस चीज को बढ़ाया है वो कभी खत्म नहीं होगी, किसी वो रूप बदल गई। और कहानी है कहानी में, अब हालांकि ये दोनों विशेषांक मैंने देखे नहीं अभी, मेरे पास हैं वैसे। मतलब कहानीपन इन कहानियों में, नई कहानियों में हो रहा है कि या वो थोड़ा देखिए, कहानीपन जिसको आप कहते हैं, इसमें भी देखिए एक कथन ये है कि कथानक जो है कहानी का विषय है। एक ये भी कथन है। ये हमको इस बात तो विचारक का नाम भूल रहा है, मैं आपको रूप में बता दूंगा। ये भी कहा गया कि कथानक जो है कहानी का विषय। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कथानक के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कहानी के जो और रूप है, जो कहानी की और उपाधि देता है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये कहना कि साहब कहानी से कहानीपन खत्म हो रहा है, ये एक पैरेलल में कथन ये भी कहा जाता है कि भाई बिना कथानक के जो कहानी जो है बिना रुई की रजाई की तरह। लेकिन रजाई तो है, अब ये तो कहेंगे कि रजाई है। तो ये तरह तरह के चीज है, लेखक अपने अनुभूति से, और वो जो है तो फॉर्म को खुद चुनता है और उसके बाद वो देख रहा है कि समय से मुठभेड़ करने में हमें कौन सी विधा ज्यादा मददगार है। और उसमें अब ये भी बहुत पुराना वो हो गया कहना कि कहानी से कथानक खत्म हो रहा है या कहानी से कहानीपन खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। कहानीपन जो है अब वो दौड़ चीज हो गई है और चीजें, क्योंकि विधाओं में अब जो है ऐसा नहीं कि विधाएं अपना रूप बदलती है। कहानी आज का जो फार्म एकदम ओपन फार्म हो गया। ये जो है यात्रा वृत्तांत के फार्म में भी हो सकती है, चिट्ठी के फार्म में भी हो सकती है, यह जो है आपके पत्र के और भी कोई कई फार्म है, इसके ओपन फार्म है। इसलिए ऐसा लगता है आपको कि मतलब कहानी विधा खत्म हो रही है, तो इसका कोई फिक्स रूप नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहना कि कहा कि लेकिन एक बात बताइए कि मान लीजिए कि पाठक ने कहानी पढ़ना शुरू किया है ना, और
पाठक जो है वो एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते उस तक उसे उसकी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये बात कहाँ जा रही है। क्योंकि मान लीजिए कहानी जब तक पूरी पढ़े ना तब तक तो वो कथानक स्पष्ट नहीं होगा उसके सामने ना, तो बांधने की क्षमता तो कहानी के अंदर होनी चाहिए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बांधने की क्षमता कहानी में होना चाहिए, और मैं भी ये मानता हूँ, मेरी कहानी भी आपने पढ़ी होगी, उसमें कहानीपन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहानीपन कहानी में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, कहानीपन तो होना ही चाहिए, लेकिन कहानी को भाषा भी पढ़वा ले जाती है। आपकी भाषा ऐसी हो, आपकी भाषा में रवानगी हो, आपके कहन में का जो तरीका हो, वो भी कहानी को पढ़वा ले जाता है। केवल कहानीपन या कथानक ही कहानी को नहीं पढ़वाना, और भी चीजें हैं जो आपकी कहानी, आप किस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह की शैली का इस्तेमाल कर, किस तरह की भाषा की, यह भी कहानी को पढ़वाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण केवल देता हूँ, ये दर्शन शास्त्र से कांट ने कहा कि मैंने जो है उस वक्त इसकी जो है रूसो की किताब आई थी, तो उसने कहा कि रूसो किताब को मैंने 2 बार पढ़ा, वो कोई भी किताब एक बार ज्यादा नहीं पढ़ी, कहे कि उसको मैंने 2 बार पढ़ा, और 2 बार इसलिए पढ़ा कि पहली बार मैं उसके भाषा के बहाव में फंस गया, और दोबारा मैंने उसको कथन पढ़ा। तो ऐसा भी होता है कहानी की भाषा की रवानगी में, आप उसकी जो भाषा की जो रवानगी उसमें आप बह जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप उसको, तो ये कहना नहीं कि केवल कथानक से ही या कहानीपन से, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहानीपन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सारा दारोमदार आप कहानीपन पे ही डाल दें तो यह भी ठीक नहीं है, फिर कहानी विधा आगे बढ़ेगी कैसे? तो नहीं, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कहानीपन और कथानक, मतलब भाषा और शैली, ये सारी चीजें मिलकर कहानी को पूरा करती हैं दरअसल। और अब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, और फिर उसके बाद आपकी एक कहानी सुनेंगे। अभी क्या है कि जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, कहानी के की जो धारा, नई धारा जो डेवलप हो रही है, उसमें महिला कथाकार और दलित कथाकार, और मान लीजिए कि मतलब अगर जाति के हिसाब से न भी देखें तो जो दृष्टिकोण है, मतलब वो आजकल कहानी में बहुत तेजी से उभर करके आ रहा है ना? जी जी जी। तो लेकिन अभी एक विवाद एक खड़ा हो गया, या खड़ा करने की कोशिश की गई कि प्रेमचंद को, मतलब एक तरह से प्रेमचंद को बहुत छोटा करने की कोशिश की गई, और ये कहा गया कि प्रेमचंद की कुल 10-15 कहानियों को छोड़ करके बाकी उन्होंने कूड़ा लिखा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें पहली बात तो यह है कि किस वक्त व्यक्ति ने कहाँ कहा, और कहने का उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसका सबब है, ये 3 बातें इस पर निर्भर करती है। तो खैर हम इस पे जाएंगे भी नहीं, किसने कहा, क्यों कहा, क्या, ये अलग विषय है। मैं केवल शार्ट उसमें कि इसमें एक तो पहली बात तो है कि कूड़ा शब्द जो है, इस भाषा का इस्तेमाल साहित्य के लिए के जगत में नहीं किया जाना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद ने कूड़ा लिखा है या किसी ने कूड़ा लिखा है। यह कम से कम प्रेमचंद ऐसे उसके लिए ये भाषा इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जरा आप प्रेमचंद के समय को देखिए, प्रेमचंद के आगे कुछ नहीं था, न पीछे कुछ था। उन्होंने खुद अपनी जमीन बनाई और उसमें भाषा को, हिंदी भाषा को इतना विकसित किया। अगर हम सबसे बड़ा दाय तो उनका यही कि हमको उन्होंने इतनी बड़ी भाषा दी, खड़ी। दूसरी बात यह है, मैं कहता हूँ कि दुनिया का कौन सा ऐसा लेखक है जिसके पास 10-15 कहानी से ज्यादा कहानी,
आप रविन्द्रनाथ टैगोर को उठा लें, शरद चंद्र को ही उठा लें, तो ऐसा नहीं होता है कि सारे लेखक की सारी कहानी, सारी रचनाएं एक ही पाए की। अच्छी कहानियां हर लेखक के पास, हर बड़े लेखक के पास 10, 15, 20, 25 ऐसे, इससे ज्यादा नहीं होती है। प्रेमचंद्र लिखते थे, लेखन उनका व्यवसाय था और कोई व्यवसाय नहीं करते थे, तो लगातार वो लिखते रहते थे, उसमें कुछ अच्छा लिखा जाता है। और दूसरी बात एक वो बताते हैं, यह खराब, मतलब ये कम, हम खराब तो नहीं कहेंगे, कम कमजोर कहानियों के बीच से ही अच्छी कहानी भी निकलती है। ऐसा नहीं कि अच्छी कहानी ऊपर से कहीं से टपकती है, उन्हीं लिखे जाने में के बीच से ही अच्छी कहानी पैदा होती है। तो अगर प्रेमचंद लिखते ना रहे होते तो अच्छी कहानी भी नहीं आती। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई प्रेमचंद ने 350, 400 कहानी लिखी, तो नया लड़का जो है उसके पास इतना समय नहीं है आज के लड़के के पास कि इतनी सारी कहानियां पढ़ लें। तो ये बात तो ठीक है भाई, उनकी 25, 30 जो भी अच्छी कहानियां, 35, 30, 35 कहानियां जो अच्छी हैं, उनका एक अलग संग्रह निकाल दिया जाए, और बाकी जो कहानियां हैं वह जो मुंशी प्रेमचंद के शोध करना चाहे, या जो हिंदी साहित्य पढ़ना चाहे, या जो साहित्य की दृष्टि से जो एक रिकॉर्ड रखना चाहे, वह पढ़े। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि अगर आप कहें कि भाई हम पूरा इतना जो है एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए प्रेमचंद्र की नकल करके आप आज लेखक नहीं बन सकते, तो ये बात बिल्कुल, प्रेमचंद की जमीन पर खड़े होकर के आज अगर आप लिखेंगे उसका कोई मूल्य और आपको कोई साहित्य का नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ गया है, विधाएं बहुत आगे, विधा बहुत आगे बढ़ गई, कहानी विधा बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन प्रेमचंद इस मायने में भी महत्वपूर्ण है, मतलब जो महत्वपूर्ण उनको इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने कहानी को कल्पना के धरातल से उतारकर यथार्थ के धरातल पर, ये मुंशी प्रेमचंद जो है रोजमर्रा के लेखक, रोजमर्रा के जीवन है, उनके लिए लिखना भी उसी तरह से था जैसे कि हमारे लिए भोजन करना है या हमारे लिए और दैनिक क्रिया है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद लिखते थे, तो उसमें कुछ अच्छा लिखा जाता था, कुछ कम कमजोर होता था। हम उसको कूड़ा तो नहीं कहेंगे, ये तो असभ्य भाषा है और एक तरह से प्रेमचंद की अवमानना है। आप ये कह सकते हैं कि कुछ कहानियां कमजोर हैं, कुछ बहुत अच्छी है, कुछ ठीक ठाक हैं, ऐसा ही होता है। कैटेगरी हर लेखक की ही कैटेगरी होती है, और जिन सज्जन ने ये कहा है उनकी भी मैंने कहानियां पढ़ी, उनकी भी बहुत, उनकी अपनी कहानियों के बारे में क्या होती ये भी सोचना चाहिए। तो इस तरह से जो है छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। तो प्रेमचंद हमारी एक विरासत है, हमारे एक विधा है, हमारे लिए टार्च मिरर है। सबसे बड़ी जो चीज थी कि कहने का अंदाज, जो अंदाजे बयां जो होता है वही सबसे प्रमुख होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर साहित्यकार का ही अंदाजे बयां गड़बड़ हो जाएगा तो फिर तो बाकी लोगों से हम लोग क्या उम्मीद करेंगे। तो अंदाजे बयां में भी गड़बड़ी है, इनका अंदाजे बयां ही गड़बड़। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दरअसल प्रेमचंद की एक और बात बहुत मतलब नोट करने वाली और नए लेखकों को सीखने की जरूरत है उससे। प्रेमचंद सचेत थे, मतलब देश दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है वो उस पर निगाह रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो रूस में हुआ उनमें उसको उनकी निगाह से निकल गया, या ऐसा नहीं हुआ कि जो परिवर्तन हो रहे हैं आजादी की लड़ाई में जो किसानों का संघर्ष हो रहा है इसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो मेरा ये सोचना है कि कहने का मतलब प्रेमचंद्र जो है, हमें देखिए सबसे खास बात क्या है कि वो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट है। ऐसा लेखक मिलना बहुत कम है कि हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट हो। किसी भी आप मुद्दे को उठा लें, उन्होंने कभी गलत मुद्दे नहीं उठाए अपनी कहानी में। मुद्दे हमेशा जनता के उठाए, संघर्ष को उठाए, इसलिए उनको पॉलिटिकली करेक्ट लेखक है। इतना बड़ा कोई लेखक नहीं जो इतना पॉलिटिकली करेक्ट हो। सबसे बड़ी बात मुंशी प्रेमचंद की है। चलिए ठीक है, काफी बात हो गई और कहानी पर। अब आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। ठीक, तो ये मैं कहानी सुना रहा हूँ। मेरा अभी सबसे लेटेस्ट वो ये है कहानी संग्रह, और कहानी संग्रह का नाम है केंटकी चिकन का स्वाद।
तो मेरे ख्याल से सबसे छोटी कहानी इसमें यही है, तो इसी को मैं सुना देता हूँ और बाकी जो है तो शुरू करें। हाँ हाँ श्योर। केंटकी चिकन का स्वाद। कौन है सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मोबाइल की घंटी लगातार 3 बार बजने के बाद उसे उठाते हुए मयंक ने कहा। मोबाइल में बिग बॉस का नाम देखते ही उससे पका गया, गोया बिग बॉस ने सुन लिया हो। बिग बॉस ने सुबह सुबह क्यों फोन किया, उसने मन ही मन सोचा, फिर मन ही मन उत्तर दिया, जरूर कोई जरूरी काम होगा। गुड मॉर्निंग सर, उसने नॉर्मल होते हुए कहा। वह बेड पर खड़े खड़े ही बात करने लगा। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो मयंक? ठीक हूँ। गुड। देखो मयंक, 2 जरूरी बातें हैं, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह फोन किया। पहली बात, चित्रकूट में जो ये असामयिक वर्षा कहर की तरह बरसी है, उस पर तुम्हें स्टोरी कवर करनी है। मुझे उसके लिए तुमसे उपयुक्त कोई और नहीं नजर आता। तुम इसे थोड़ा साहित्यिक पुट देते हुए कवर करो। संपादक एक ही स्वर में बोल गए। सर, मयंक ने अभी इतना ही कहा था कि संपादक ने फिर बोलना शुरू किया। दूसरी बात, आज मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी है। शाम को इसकी दावत है, तुम्हें आना है, समय पर आना है। संपादक ने बात खत्म। मयंक के मन में लड्डू फूटे। एक नहीं, 2 नहीं, दनादन कई लड्डू फूटे। बिग बॉस ने उसे ही इस लायक समझा, फिर उसको साहित्यिक बुक देने की पूरी छूट दी है, यानी सोने पर सुहागा। स्टोरी की शुरुआत धांसू की जानी चाहिए। नहीं, धांसू नहीं, एकदम सीधी सादी। आखिर सादगी में भी सौंदर्य होता है। जो भी हो, शुरुआत एकदम साहित्यिक होनी चाहिए। हे ग्राम देवता नमस्कार से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। नहीं, भारत माता ग्रामवासिनी क्षेत्रों में फैला है सुंदर। मगर ये उदाहरण तो हिंदी के हैं, इनका आरोप नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का तो हमारे समाज में अयोग्यों की भाषा माना जाता है। इसलिए लेख की शुरुआत अंग्रेजी किसी उदाहरण से होनी चाहिए। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। उसे अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज कविता याद आई। लेख की शुरुआत गोल्ड स्मिथ की कविता डेजर्टेड विलेज से ही होनी चाहिए। नहीं नहीं, भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में मर जाता है, इस कथन से शुरुआत होनी चाहिए। चार्ल्स इलियट, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य था, के कथन से होनी चाहिए कि मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि भारत की कृषि आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा वह यह नहीं जानता कि साल की शुरुआत से लेकर उसके आखिर तक भरपेट भोजन क्या होता है। क्या आज भी ग्रामीण भारत का यथार्थ इससे भिन्न है? इसी उधेड़बुन के बीच मयंक नृत्य क्रियाओं से फारिग हुआ। पूरे समय मयंक अंदर ही अंदर एक गेंद की तरह उछलता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि जमीन से थोड़ा ऊपर चल रहा है, जमीन पे रहकर दिमाग आसमान फिरता है। वह बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। संपादक ने सीधे उससे बात की और स्टोरी कवर करने के लिए कहा है। स्पष्ट है उसकी योग्यता को पहचाना गया। मयंक जब छपरौला गांव पहुंचा, गांव में स्यापा पड़ा था। बेमौसम की बरसात ने गेहूं, जौ और सरसों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गांव में चौतरफा गमगीन माहौल का सन्नाटा पड़ता था। एक बार फिर आसमान से ओला व बारिश की आफत बरसी। खेतों में कटने के लिए खड़ी करोड़ों की फसल चौपट हो गई। किसानों में हाहाकार मचा हुआ था। इस तबाही से आहत किसान कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। सुबह से कई परिवारों में खाना नहीं बना, न ही किसान खेत की तरफ गए। सबसे बुरी बात यह हुई कि बारिश तब हुई जब फसल पूरे शबाब पर थी। हालांकि इस मौसम में कभी कभार हल्की फुल्की बरसात हो जाती है, पर इस तरह की भीषण बरसात और तेज हवाओं को उम्रदराज किसानों ने भी अपने जीवन पर पहली बार देखा। मैं 60 का हो गया हूँ, पर ऐसी तबाही मैंने पहले नहीं देखी, गांव के सरपंच जगदीश ने कहा।
अब तो फसल कटाई के लिए भी किसान को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक एकड़ में 1-8 क्विंटल गेहूं था जो निकल आए तो गनीमत। खेत की मेड़ पर माथे पर हाथ रखकर बैठे रामकिशन ने कहा। चिथड़े में लिपटा रामकिशन इतना किसकाए था कि ढांचा मात्र लग रहा था। उसके चेहरे पर वर्षों की निराशा, गरीबी और दैन्य ने गहरी झुर्रियां डाल रखी। वह खेतों के बीच माथे पर यूं हाथ रखे बैठा था गोया अपने हथवाग की विविधता दिखा रहा हो। मयंक को सहसा वानगाक की पेंटिंग से किसान की याद आई आ गई। वैसे ही बिवाई फटे पाँव, वैसे ही चेहरे पर झुर्रियां, वैसी ही लुच्ची लगाए खेतों में बीच बैठा वह निराश उदास किसान। मयंक खेत दर खेत और गांव दर गांव तबाही का मुआयना करता रहा। जैसे जैसे वो मुआयना करता जा रहा था उसकी मायूसी और उदासी बढ़ती जा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। विधि के इस निष्ठुर एवं करुणाहीन स्वरूप से उसका सामना पहली बार हुआ। जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजे तो सरकार देगी। मयंक के साथ चल रहे बाल सखा एवं स्थानीय एसडीएम से पूछा। क्योंकि बेमौसम बरसात तय पैमाने से कम हुई है, लिहाजा केंद्र से कोई भी मदद नहीं मिलेगी। हाँ, सूबे खजाने से ही इन्हें मुआवजा मिल सकता है, एसडीएम ने बताया। तो यार इन्हें जल्दी से मुआवजा दिलाओ, मयंक ने एसडीएम से कहा। हाँ, मगर इसमें भी एक पेंच है एसडीएम में। क्या पेंच है? जियो आया है कि जिन किसानों को पिछली फसल के नुकसान का मुआवजा दिया गया है उन्हें दोबारा नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत ही गलत है। बहुत से किसान ऐसे भी होंगे जिनकी पिछली फसल भी खराब हुई होगी और इस बार भी उनकी फसल तबाह हुई होगी। मयंक ने कहा। जरूर हुई होगी, एसडीएम साहब बोले। सरकार को चाहिए कि वो मौसम के लिए एक जियो जारी करे, जो लगातार 2 फसलों को खराब ना किया। सूचना है कि मौसम अभी और खराब होगा, एसडीएम ने कहा। प्रकृति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? हम तो प्रकृति को करुणाशील मानते थे, मयंक ने कहा। प्रकृति ना तो निष्ठुर होती है ना करुणाशील, वह बस होती है। फिर डीन इंग ने सही कहा है कि सताई हुई धरती अपनी तरह से बदला लेती है, एसडीएम ने कहा। हाँ, मगर जो सताते हैं प्रकृति उन्हें तबाह नहीं करती। तबाह होते हैं वह जिस मामले में निर्दोष होते हैं, मयंक ने कहा। हाँ, ये सही है, मगर प्रकृति को कोई तार्किक सत्ता तो है नहीं जो तर्क से काम करे, एसडीएम ने। मगर यदि ये ईश्वर का अंश है तो इसे इतना तार्किक तो होना ही चाहिए। देखो, पहली बात तो ईश्वर है भी या नहीं। फिर यदि ईश्वर है तो वह भी कौन तर्कयुक्त है? उसके ही कार्य कौन तर्कपूर्ण होते हैं? हॉकिंस नामक कवि ने जो एक पादरी भी था, प्रश्न उठाया ही है कि व्हेन गॉड इज इन हेवन व्हाई डज इविल प्रॉस्पर? ईश्वर अपने स्वर्ग में है तो फिर दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं? मयंक बोला। हमारी बातचीत गरिष्ठ हो रही है, एसडीएम ने कहा। हो तो रही है और फिर उसकी यहाँ कोई बहुत प्रासंगिकता भी नहीं है, इसलिए हमें इस चर्चा को बंद कर देना चाहिए। जरूरी काम का बहाना करके जल्द ही एसडीएम ने मयंक से रुखसत की, मगर वह गाँव में घूमता रहा। घूमते घूमते थकान से ज्यादा वह गमगीन हो गया। मयंक एक संवेदनशील पत्रकार है जिसके लिए पत्रकारिता मिशन नहीं, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का, जैसा कि गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए था, रामानंद चटर्जी के लिए था। वो उन पत्रकारों में नहीं है जिनके लिए पत्रकारिता सिर्फ एक व्यवसाय है, जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा इकट्ठा की जा सके और ज्यादा से ज्यादा धन कमाया जा सके। वो इस बात से मायूस था कि आज़ादी के इतने दशक बाद भी हम किसान को दुर्भिक्ष और भूख से आज़ाद नहीं कर पाए। हमने इन सालों में उसे मौत की ओर ढकेला है। किसान आत्महत्या कर सकता है, ये हमारे आज़ाद भारत की परिघटना है। इसके पहले यह सोचा भी नहीं जा सकता था इस खेती और किसानी के क्या मायने हैं। हमें इन खेतों को जला देना चाहिए। जिस खेत से दहका को मयसर न होती, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। यह शेर मयंक के मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ करने लगा।
लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे, मयंक के मोबाइल की रिंगटोन बजी, मयंक ने फोन उठाया। बिग बॉस की मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जाओगे क्या? दूसरी तरफ राजेश था। वाई नॉट, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य जाऊंगा, मयंक ने कहा। आना जरूर। सुना है कि बिग बॉस ने केंटकी चिकन की व्यवस्था की है, और केंटकी चिकन का क्या फैंटेस्टिक टेस्ट होता है, लाजवाब। आऊंगा, जरूर आऊंगा। कब तक आओगे? राजेश ने पूछा। अभी तो मैं चित्रकूट में हूँ, समझ लो मैं 7 o'clock तक पहुंच जाऊंगा, मयंक जवाब। जल्दी आओ ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रम तरल गरल कुछ इत्मीनान से हो सके। ठीक है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द आता हूँ, मयंक ने कहा। किसान के घर पर पड़ा कुदरती संकट, जिसके कारण किसानों के घर चूल्हा नहीं जला, सरकारी मदद में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही, जनता के प्रति उपेक्षा भाव ने मयंक को इतना खिन्न और अन्य मनस्क कर दिया कि बिग बॉस की मैरिज एनिवर्सरी की बात को एकदम से भूल गया था। अब इस आपाधापी और भागम भाग के कारण एक बारगी मयंक के मन में आया कि वह बिग बॉस की पार्टी में जाने का इरादा त्याग दे, मगर वह जानता है कि बिग बॉस अपने व्यक्तिगत मामलों में बहुत टची है और बात की गांठ बांध लेते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि उसके अखबार का छोटे से छोटा कर्मचारी भी उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में अवश्य शरीक हो। उनकी नज़र में यह उनके दबदबे का प्रतीक है। मयंक ने घड़ी की तरफ देखा, 5 बज चुके थे। अब तक तो मुझे इलाहाबाद में होना चाहिए था, मयंक बुदबुदाया। आनंद फानंद वह मुख्य मार्ग पर आ गया ताकि वहां से करबी बस स्टैंड के लिए कोई सवारी मिल सके। उसे तुरंत सवारी मिल गई और जल्द ही बस स्टैंड आ गया। करबी में उसे इलाहाबाद के लिए सीधी बस मिल गई। बस खचाखच भरी थी, मगर चूंकि कंडक्टर उसे पहचानता था, इसलिए उसके बैठने का जुगाड़ कर दिया। मयंक महसूस कर रहा था कि उसे बहुत देर हो गई है, तरल गलन का कार्यक्रम शुरू होने वाला होगा। तरल गलन कार्यक्रम में शामिल होना उसे रुचिकर लगता है। शराब पीने के बाद ज्यादातर लोगों का अंतर्मन खुल जाता है और उनका रियल सेल्फ बाहर आ जाता है, और ऐसे समय पियकों की हरकतें देखने लायक होती हैं। अगर उसे दृष्टा भाव से देखा जाए तो अच्छा खासा मनोरंजन होता है। कोई जोर जोर से बोलने लगता है तो कोई चुनिंदा गालियां बकने लगता है, कोई गमगीन हो जाता है तो कोई दार्शनिक। मगर शराब पिए हुए मजूमदार दादा से मिलना एकदम अनूठा अनुभव होता है। कहते हैं कि दादा के शरीर में एक घूंट शराब गई नहीं कि उनकी जीवा में सरस्वती का वास हो जाता है। फिर क्या है, वे एक से एक ज्ञान की बातें बताते हैं जिन्हें सुनकर नई पीढ़ी जागरूक होती है। पत्रकारिता की दुनिया में मजूमदार दादा की ही उसके आइकान है। मजूमदार दादा से उसके बेतकल्लुफी वाले संबंध है, इसलिए उनसे अक्सर कहता है, मुझे तुझे हम बली समझते जो नवादा ख्वार होता, अगर तुम शराब न पीता होता तो मैं तुझे देवदूत मानता। तुम तो मुझे अभी भी बली समझते हो, दादा तुरंत जवाब देते हैं। मयंक ने महसूस किया कि अब काफी देर हो गई है और वह उन सुखों से महरूम रह जाएगा। जब तक मयंक पहुंचा पार्टी समापन की ओर थी। सभी लोग भोजन कर रहे थे। ऐसी शानो शौकत वाली पार्टी उसने आज तक नहीं देखी थी, वह भी मैरिज एनिवर्सरी पार्टी। जिन नैतिक मूल्यों और आदर्शों की बात बिग बॉस किया करते हैं, पार्टी उन्हें मुंह चुराते हुए प्रतीत हो रही थी। कहाँ रह गए थे मयंक? मजूमदार दादा ने पूछा। आप तो हम पुलिस वालों की तरह जब सब कुछ समाप्त हो गया तब पहुंच रहे हैं, शहर कोतवाल ने मजाकिया अंदाज में कहा। इतनी देर कैसे होगी? बिग बॉस ने पूछा। देर में आकर अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा था, किसी ने चुटकी ली। कमिश्नर, डीएम, आईजी, डीआईजी, एसएसपी आदि उच्च प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे। दूसरी ओर हाईकोर्ट के कई जज, डीजे, दो एडीजे और शहर के कई नामी ग्रामी वकील भी थे। तीसरे कोने पुलिस एवं प्रशासन के कनिष्ठ अधिकारी, शहर के कई मशहूर डॉक्टर वहां आए हुए थे। एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ सत्ता पक्ष से कई महत्वपूर्ण नेताओं का भी एक कोना था। एक कोना शहर के प्रमुख विपक्षी नेताओं का भी था। एक कोने में डोमा जी उस्ताद टाइप के लोग भी थे
जिन्हें आज की भाषा में ठेकेदार कहते हैं, और इन सभी के साथ थी देश भर की पत्रकारिता जगत की नामचीन हस्तियां। यानी कि अंधेरे में का पूरा परिदृश्य था। इन नामचीन हस्तियों के बीच अपने को पाकर मयंक में कमतरी का एहसास प्रबल होने लगा। मैं यहाँ बेकार आया, किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। बिग बॉस ने भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। ना आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मन ही मन सोचा। आने की भले ही नोटिस ना ली जा रही हो, मगर ना आने की जरूर नोटिस ली जाती, उसने खुद ही जवाब दिया। देर हो जाने के कारण उसका तरल गरल लेने का मन नहीं कर रहा था, मगर बिग बॉस का आग्रह वह टाल नहीं सकता। दरअसल बिग बॉस के आग्रह और आदेश में कोई फर्क नहीं होता। कोई साथ देने वाला नहीं था, इसलिए उसने 2 पैक जल्दी जल्दी गले के नीचे उतारे। उसे आज कुछ खास बदलाव लग रहा था। जैसे ही उसने 1 पैक लिया, उसे लगा कि उसे उबकाई आ रही है, और जैसे जैसे वह चुस्की लेता उबकाई बढ़ती जाती। किसी शायर ने कहा है कि वह शराब इसलिए पीता है क्योंकि जब शराब पीता है तो मीना में उसे अपने महबूबा का अश्क दिखाई पड़ता है। मयंक को मीना में राम किशन का दैन्य और निरीता से भरा चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसका मन खिन्न एवं उद्विग्न था। शराब ने इस उद्विग्नता को कम करने की जगह और बढ़ा दिया। जिस तरह की निपट, गरीबी, दैन्य और लाचारी के दृश्य उसने सुबह देखे, उन्होंने उसके मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी। वह उनसे उबर नहीं पा रहा था। इस तरह का वैभव एवं विलासिता उस उदासी को और गाढ़ा कर रहे थे। रह रहकर वे दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरा था। वह 2 पैक से ज्यादा नहीं लेना चाहता था, मगर बिग बॉस का आग्रह था कि वह 1 पैक और ले ले, और यह पैक वह चिकन के साथ ले, केंटकी चिकन के साथ। क्या लाजवाब टेस्ट होता है केंटकी चिकन का, शायद एकदम शानदार। बिग बॉस के आग्रह से बिग बॉस के आग्रह ने उसके मलाल को समाप्त कर दिया। कुछ और हुआ या नहीं, लेकिन उसका एहसास कमतरी थोड़ा कम हुआ। अभी मयंक ने शिव के साथ के बाद केंटकी चिकन मुंह की ओर बढ़ाया ही था, उसे तेजी से उबकाई आई। वह तेजी से बाथरूम की तरफ भागा। बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते उसे भयानक उल्टी हुई। गनीमत थी उल्टी होने तक वह वॉश बेसिन तक पहुंच गया था। उसका दिन भर का सब खाया पिया बाहर आ गया। सभी मयंक की तरफ लपके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ज्यादा पी ली होगी, नीलकांत ने चुटकी ली। ज्यादा तो नहीं पी, हाँ धूप लग गई होगी, बिग बॉस बोल रहे थे। अरे भाई, बरसात के बाद की धूप होती ही ऐसी है, धूप लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। धूप तो बहुत थोड़ी देर के लिए निकली थी, जल्दी जल्दी पी होगी, रामेंद्र ने अनुभवी पियक्कड़ की तरह कहा। अब तक मजूमदार दादा भी पास आ गए। उन्होंने प्यार से पीठ पर हाथ फैलाते हुए कहा, मयंक क्या हो गया? यू आर नॉट फीलिंग वेल? नथिंग सो, मयंक ने कहा। देन व्हाट हैपेंड? मजूमदार दादा ने पूछा। दादा, दरअसल जब मैं केंटकी चिकन खाने लगा तो मुझे लगा कि मैं राम किशन का मांस खा रहा हूँ। मैं चिकन नहीं, इंसानी मांस खा रहा हूँ, मयंक ने धीरे से कहा। दादा सहित सब लोग मयंक की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर उन्हें केंटकी चिकन में ह्यूमन फ्लेश की गंध क्यों नहीं आ रही थी। वाह, बहुत अच्छी कहानी है आपकी। तो मालवीय साहब जी, आपसे बातचीत बहुत अच्छी हुई और आपकी कहानी बहुत अच्छी मैंने सुनी, और बातचीत लोगों को भी अच्छी लगी होगी, कहानी भी लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरे मित्रों को, मेरे सारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा समय निकालकर मुझे दिया। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आपको भी डॉक्टर साहब कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने इतने रिपीटेड उसमें हमको मौका दिया। मैं भी इनलाइटेंड हुआ आपसे से, ऐसा नहीं, मैं भी आपको भी धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार।